नमस्कार, सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह आज महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में अपने जापानी समकक्ष के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, रणनीतिक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर होगी चर्चा। सिंगापुर में आज चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक। व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। केरल के चर्चित CMRL एक्सलॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वीणा टी की मुश्किलें बढ़ी। ईडी की जांच में हवाला के जरिए लेन देन के सबूत मिलने का दावा। और वर्ल्ड बैडमिंटन में भारत की आज 5 बड़े मुकाबले। प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी सिंधु, आयुष शेट्टी और सात्विक चिराग की जोड़ी पेश करेगी चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिव स्तर की एक स्थायी समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समकक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वहां विचार विमर्श के बाद शेष मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए रखा जाता है। इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कावेरी नदी के जल बंटवारे और मेकादातु बांध को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकता है और इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, समुद्री सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संवाद के आधार पर देश के लिए टीम भारत की परिकल्पना की है और क्षेत्रीय परिषद इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भारत और जापान के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिनजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई गति देने, रणनीतिक विश्वास बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक के दौरान दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने तथा मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। जापान द्वारा रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़े अपने 3 प्रिंसिपल में संशोधन किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग के नए अवसर भी तलाशे जाएंगे। ये बैठक भारत जापान रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी और साथ ही दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान पर भी चर्चा करेंगे। केरल के चर्चित CMRL एक्सलॉजिक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वीणा टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान हवाला चैनलों के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाने के सबूत मिले हैं। एजेंसी का दावा है कि तलाशी के दौरान हाथ से लिखे गए नोट्स और दस्तावेज मिले हैं जिनमें करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यूरो दर्ज है। ईडी के मुताबिक इन रिकॉर्ड्स में करीब 20 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम का हिसाब है, जबकि करीब 85 लाख रुपए दुबई भेजे जाने का भी जिक्र है और जांच का केंद्र CMRL और एक्सलॉजिक से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन और रिश्वत भुगतान है।
कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड CMRL पर बिना किसी सेवा के वीणा की बंद हो चुकी IT कंपनी एक्सलॉजिक को करोड़ों रुपए का भुगतान करने का आरोप है। ईडी इस मामले में वीणा से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। अब नए साक्ष्यों के सामने आने के बाद वीणा पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 3 दिन तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का आदेश दिया है। शिक्षण संस्थान आज से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे और ये फैसला राज्य के कुछ हिस्सों में जनगणना से पहले NRC अपडेट करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच लिया गया है। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इस बीच राज्य में जनगणना प्रक्रिया आयोजित करने से पहले NRC को अपडेट करने की मांग को लेकर कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन यानी कि JFD के नेताओं ने पुतले जलाए और कई जिलों में रैलियां निकाली। JFD ने अपने आंदोलन के तहत आज से सभी सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वे आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचेंगे और वहां वे 2024 बैच के IAS अधिकारियों के प्रोफेशनल कोर्स के द्वितीय चरण के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति देश के इन युवा प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। अकादमी के अपने इस दौरे पर उपराष्ट्रपति भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच चौथी मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित होगी। बैठक में दोनों ही देशों के बीच आर्थिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 2022 में स्थापित ISMR भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग का प्रमुख उच्च स्तरीय तंत्र है और इसके तहत दोनों देशों के बीच उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होती है। चौथी बैठक में इन क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग को और व्यापक बनाने के उपायों पर विचार किया जाएगा और दोनों ही पक्ष बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और व्यापार के नए अवसर तलाशने। बैठक के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं और प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। ISMR के साथ भारत सिंगापुर व्यापार गोलमेज बैठक भी आयोजित की जाएगी और इसके जरिए दोनों देशों के कारोबारी नेताओं को समानांतर मंच उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी होने हैं। बैठक का व्यापक उद्देश्य भारत और सिंगापुर की आर्थिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना तथा व्यापार एवं निवेश के साथ साथ तकनीक, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और कौशल जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है और इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि पर राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राजीव गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं और गणमान्य हस्तियों ने वीर भूमि पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी ने साल 1984 से 1989 तक देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व किया था। साल 1991 में एक चुनाव प्रचार के दौरान LTTE आतंकवादियों ने उनकी असमय हत्या कर दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 15वें कन्वेंशन इंडिया कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई और इस उच्च स्तरीय कॉन्क्लेव में भारत को दुनिया का अग्रणी ग्लोबल माइस यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव्स,
कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन डेस्टिनेशन बनाने के विजन पर विस्तृत चर्चा हुई। और इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने देश के आर्थिक विकास और वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक और व्यापारिक पहचान को मजबूत करने में माइस सेक्टर की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। कॉन्क्लेव में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हो रहे हैं और इस दौरान पर्यटन क्षेत्र में इनोवेशन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने पर सार्थक चर्चा की जा रही है। दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, एक नए विश्वास के साथ में देख रही है, एक नए रेफरेंस के साथ में देख रही है, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में देख रही है। The complete perspective to look towards India has changed. पिछले एक दशक में जिस गति के साथ में भारत ने प्रगति की है, जिस स्केल पर भारत ने प्रगति की है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की जो गति पिछले एक दशक में भारत में रही है, उस सब के चलते हुए एक तरफ विश्व हमें कौतूहल की दृष्टि से देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी संभावनाएं कई गुना बढ़ गई। नहीं, बिजनेस तो बूस्ट डेफिनेटली करेगा। व्हेन देयर आर 115 आपके एग्जिबिटर्स हैं और 120 के करीब आपके बायर्स हैं, 25 इंटरनेशनल बायर्स हैं। जब वो आप इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, B2B मीटिंग्स करेंगे, तो हम अपने इंडिया को प्रोजेक्ट ही करेंगे उनके साथ में कि कम टू इंडिया एंड देन डू देयर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस इन इंडिया। सो मेरे उसमें ओपिनियन में ये तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारे को। इंडिया में बहुत बढ़िया माइस सेंटर्स खुले हैं, जैसे ये है यशोभूमि, और इसी तरीके से हैदराबाद में, बॉम्बे में, हर जगह माइस सेंटर्स खुले हैं। तो अब हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, यहाँ का जो सेंटर है, फिर जितने भी सेंटर्स हैं कन्वेंशंस के, और जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स हैं, कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सब ने अपनी एक एसोसिएशन बना के दिल्ली का कन्वेंशन ब्यूरो बनेगा। एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर DGCA अब ड्रग टेस्टिंग के नियम और सख्त करने की तैयारी में है। भारतीय एयरलाइंस के फ्लाइट क्रू के लिए रैंडम ड्रग टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा सकता है। नए नियमों के तहत हर साल 25% से ज्यादा फ्लाइट क्रू की रैंडम स्क्रीनिंग अनिवार्य की जाने की भी संभावना है। DGCA बढ़े हुए टेस्टिंग मानकों को देश के सभी एयरलाइंस पर लागू कर सकता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है कि जब फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 से जुड़े मामले की जांच चल रही है और इस घटना के बाद संबंधित पायलट की जांच पूरी होने तक डी-रोस्टर कर दिया गया है। तो वहीं एयर इंडिया ने 13 अगस्त से अपने ग्रुप में पायलटों की 100% स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। प्रतिबंधित साइको एक्टिव पदार्थों के साथ साथ ऐसी दवाओं की भी जांच की जा रही है जिसका इस्तेमाल एविएशन सेफ्टी को प्रभावित कर सकता है। एयर इंडिया स्क्रीनिंग की रिपोर्ट DGCA को भी सौंप रही है और अब सबकी नजर AI2379 मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट के अगले 10 दिनों में आने की उम्मीद है और इसके बाद DGCA की ओर से ड्रग टेस्टिंग और फ्लाइट क्रू की स्क्रीनिंग को लेकर और सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। एयरलाइंस में फ्लाइट क्रू की फिटनेस और सुरक्षा को लेकर DGCA अब नो टॉलरेंस पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं जहां लद्दाख की बर्फीली और जानलेवा पहाड़ियों के बीच से भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस की एक बड़ी खबर सामने आई है। 15,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई, माइनस में तापमान और लैंडिंग के लिए महज कुछ मीटर की जगह। ऐसे खतरनाक हालात में वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लद्दाख की पेयांग घाटी के ग्लेशियर में एक अमेरिकी नागरिक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। अत्यधिक ऊंचाई और पतली हवा के कारण मरीज की जांच पर बनाई थी। खबर मिलते ही भारतीय वायुसेना के पायलटों ने बिना वक्त गंवाए टेक ऑफ किया और सुमजोन ग्लेशियर का ये इलाका अपनी बेहद कठिन चढ़ाई और सीमित लैंडिंग क्षेत्र के लिए जाना जाता है और जरा सी चूक और बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हमारे जाबाज क्रू ने पूरी सटीकता के साथ हेलीकॉप्टर को ग्लेशियर पर सुरक्षित लैंड कराया।
मरीज को तुरंत एयरलिफ्ट कर सुरक्षित लेह लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वायुसेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि संकट चाहे जितना ही बड़ा हो, हर जिंदगी उनके लिए कीमती है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते सुरक्षा कारणों से स्थगित की गई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। बुधवार को लगातार बारिश के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई थी। हालांकि मौसम की स्थिति में सुधार के बाद प्रशासन की ओर से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। फिलहाल श्रद्धालुओं को निर्धारित मार्गों से भवन की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मौसम और मार्ग की स्थिति को देखते हुए यात्रा करें। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से विशेष रूप से अपील की है कि यात्रा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक माध्यमों पर ही एडवाइजरी जारी की जा रही है और उसी पर भरोसा करें। सोशल मीडिया, यूट्यूब या अन्य अनधिकृत माध्यमों से प्रसारित होने वाली अफवाहों पर विश्वास न करें। प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति के अनुसार यात्रा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है और ऐसे में श्रद्धालु यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट अवश्य देखें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए माता के दरबार की ओर प्रस्थान करें। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। आमी शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है शिक्षा। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए स्कूलों को 296 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। मिड डे मील का बजट बढ़ाया गया। इस्कॉन के साथ समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया। शिक्षा रत्न योजना के तहत वित्तीय सहायता दुगनी की गई। शिक्षा ही लाएगी चेतना, चेतना ही लाएगी नया पश्चिम बंगाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश में बैंक अकाउंट्स, शेयर या प्रॉपर्टी रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 के तहत पात्र करदाता अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति या आय को घोषित कर सकते हैं। और खास बात यह है कि कुछ मामलों में सिर्फ 1 लाख रुपए देकर मामला नियमित किया जा सकता है। और इस बीच आयकर विभाग ने सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंस को लेकर नेशन वाइड डिटेल्ड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज शुरू की है। क्या आप भारतीय हैं और आपकी विदेश में संपत्ति, बैंक अकाउंट या फिर शेयर्स में निवेश है और इसकी जानकारी आप इनकम टैक्स रिटर्न में देना भूल गए? तो अब आपके पास गलती सुधारने का मौका है। सीबीडीटी ने 14 अगस्त 2026 को स्मॉल टैक्स पेयर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 को अधिसूचित किया है। योजना 16 अगस्त से लागू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक चलेगी। पहली स्थिति उन लोगों की है जिनके पास विदेशी संपत्ति तो है, लेकिन उसका पैसा कहां से आया इसका पूरा हिसाब मौजूद है और उस पर आय पर जरूरी टैक्स भी दिया जा चुका है। सिर्फ विदेशी संपत्ति को रिटर्न के शेड्यूल FA में बताना छूट गया है। ऐसे मामलों में अगर 31 मार्च 2026 को विदेशी संपत्ति का कुल मूल्य 5 करोड़ रुपए है तो सिर्फ 1 लाख रुपए देकर इस गलती को नियमित किया जा सकता है। इसका प्रावधान ये कहता है मोटे मोटे शब्दों में, कि जिसने कभी अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स दे रखा है लेकिन उसको जो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेन एसेट है वो अगर नहीं डिस्क्लोज कर पाए तो कुछ फीस देने के ऊपर वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं।
नंबर 2, इन केस अगर फॉरेन इनकम पे टैक्स में नहीं दिया है और फॉरेन एसेट भी है तो उस पर आप टैक्स दे के करिए 30% प्लस 30% जो भी उनका स्लैब है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरी श्रेणी में अगर विदेशी आय या संपत्ति का स्रोत ही ठीक से घोषित नहीं किया गया और भारत में उस पर जरूरी टैक्स भी नहीं दिया गया तो 1 करोड़ रुपए तक के मामले में योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें 30% टैक्स और 30% की पेनल्टी देनी होगी, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 60% राशि का भुगतान करना होगा। दूसरी श्रेणी में सरकार ने 90% की सामान्य पेनल्टी की तुलना में पेनल्टी को 30% ही रखा है, इसलिए ये पात्र करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत है। भुगतान के बाद संबंधित मामलों में प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी का भी प्रावधान है। गवर्नमेंट के पास डाटा है आपका, गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि आपने बैंक, आपके पास अकाउंट था और आपने उसको नहीं दिखाया, तो जब आपने नहीं दिखाया तो गवर्नमेंट उस चीज़ में, जब गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएगा, आप उसमें फिर बचना मुश्किल ही है। आइडियली ये एक टाइम स्कीम है जिसमें आपका प्रोसिक्यूशन भी बचता है, आपके लिटिगेशन भी बचता है, आपके हेडेक्स भी बचती है। दूसरी ओर 18 अगस्त 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सस्पिशियस फॉरेन रेमिटेंसेस को लेकर नेशन वाइड डिटेल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज शुरू की। ये सामान्य अवेयरनेस कैंपेन नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। सीबीडीटी के अनुसार विभाग ने पिछले 3 वर्षों के आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंसेस डेटा का एनालिसिस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ एंटिटीज को चिन्हित किया है। डिपार्टमेंट को ऐसे केसेस भी मिले हैं जहां पर फॉर्म 15 CB जारी कर दिया गया, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी और रेमिटेंस अकाउंट के बीच मिसमैच था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी देख रहा है कि सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्रोफेशनल्स ने इसकी जांच की या नहीं। तो डेटा और एआई के युग में अगर आपसे गलती हो गई है तो वक्त उसे नजरअंदाज करने का नहीं बल्कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का है। 31 दिसंबर 2026 तक मिलने वाला ये मौका पात्र छोटे करदाताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान एक बार फिर से जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समर एनुअल एडिशन 2026 के तहत उद्यान को खूबसूरत फूलों और मनमोहक सजावट से सजाया गया है। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ की खूबसूरती को अपनी आंखों में समेटने पहुंच रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जहां फूलों की खूबसूरती और प्रकृति की रंगीन छटा लोगों को अपनी ओर खींच रही है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समर एनुअल्स एडिशन 2026 का शुभारंभ किया। इसके बाद 16 अगस्त से जनता के लिए उद्यान के दरवाजे खोल दिए गए। अमृत उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर उत्साह है तो बुजुर्ग भी यहाँ के मनमोहक नजारे देखकर खुश नजर आ रहे हैं। कोई फूलों के साथ तस्वीरें ले रहा है तो कोई इस खूबसूरत माहौल को कैमरे में कैद कर रहा है। बड़ा खूबसूरत है ये, इन्होंने वेल मेंटेन्ड और अच्छा है। इन्होंने काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और ब्राइट कलर्स, वो अच्छा है सब। फर्स्ट टाइम अमृत उद्यान आया हूँ और यहाँ पर देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि रियली में वाह, और प्रकृति इतनी अच्छी लग रही है कि अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरे को। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं और इतने सारे फ्लावर्स हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखे इतने सारे फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत क्लीनिनेस है। इस बार के समर एनुअल्स एडिशन में भी कई फूल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उद्यान में अलग अलग प्रजातियों के फूल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। प्रकृति के इस मनमोहक संसार को देखने के लिए लोग परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। 16 अगस्त से ये अमृत उद्यान जनता के लिए खुला हुआ है और 15 सितंबर तक खुला रहेगा। लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रकृति की गोद में बैठकर सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू ले रहे हैं और अपने जीवन का एक यादगार पल, एक सुनहरा पल जो कि खूबसूरती से भरा हुआ है, उसको सजो रहे हैं। तो आप भी देर मत कीजिएगा, 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। याद रखिएगा सोमवार को ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ का जो रख रखाव है उसकी भी पूरी तैयारी की जाती है, अच्छे से ध्यान रखा जाता है उसका। तो बिना देर किए आप भी आइएगा अमृत उद्यान और प्रकृति की गोद में बैठ के राष्ट्रपति भवन में अपने जीवन का एक नया अनुभव तैयार कीजिएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत और फिलिस्तीन के बीच कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत की राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीन की श्रम मंत्री डॉक्टर इनास दहादा अत्तारी से मुलाकात की और इस दौरान प्रिंटिंग सेक्टर में तकनीकी
और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण यानी कि TVET से जुड़े समझौता ज्ञापन को लागू करने पर चर्चा हुई और साथ ही युवाओं और उद्यमों को कौशल, रोजगार और नए अवसरों से जोड़ने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में आज भारत के कुल 5 बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। इस नॉकआउट राउंड में देश की स्टार शटलर और पूर्व चैंपियन PV सिंधु वुमेन्स सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग जी यी के खिलाफ अपनी चुनौती पेश करेंगी। तो वहीं मेंस डबल्स में भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया की जुनैद आरिफ और याप रॉय किंग की जोड़ी से होगा। मैन सिंगल्स के युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का सामना इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा और इसके अलावा विमेंस डबल्स में ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद और ध्रुव कपिला तनिषा क्रस्टो की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी और पूरे देश की नजरें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज इन हाई वोल्टेज मैचों पर टिकी है। वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए हैं। लक्ष्य को दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के गैरेट टेन ने 19-21, 21-19, 21-17 से शिकस्त दी। लक्ष्य ने पहले गेम को संघर्ष के साथ जीता, लेकिन दूसरे गेम में उन्हें हार मिली और तीसरे गेम में लक्ष्य ने संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन वह तीसरे गेम को नहीं जीत पाए। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 1 दशक से चले आ रहे अजय अभियान को जारी रखते हुए भारत ने FIH विश्व कप के अहम मुकाबले में बुधवार को चीर प्रतिद्वंदी को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है, जबकि इस हार के साथ ही पाकिस्तान के पहले दौर से रवानगी तय हो गई है। पुरुष हॉकी विश्व कप के इस अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 के अंतर से हराया। भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए मुकाबले के पहले क्वार्टर में 2 गोल दागे। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में शानदार गोल दागा और इसके बाद अभिषेक ने 10वें मिनट में गोल दागकर भारत को 2-0 से बढ़त दिला दी और इसके बाद 20वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी को शानदार गोल में तब्दील कर दिया। और इस बीच पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने 21वें मिनट में पहला गोल दागकर स्कोर को 3-1 कर दिया। भारत के लिए अभिषेक ने 23वें मिनट में चौथा गोल किया और 1 मिनट बाद ही पाकिस्तान ने गोल करते हुए स्कोर को 4-2 कर दिया। तीसरे क्वार्टर के शुरुआत में ही हार्दिक सिंह ने भारत के लिए 5वां गोल किया और फिर चौथे क्वार्टर के शुरू में ही पाकिस्तान ने तीसरा गोल किया और इसके बाद मुकाबले में कोई और गोल नहीं हो सका और मैच भारत ने 5-3 से अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।